नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 2 अप्रैल 2024 और दिन है मंगलवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले पार्ट की तरफ जाएंगे जहां पर दो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। इसके बाद द हिंदू की कुछ न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। पिक्चर से क्लियर हो जाता है कि आज का पहला जो हमारा आर्टिकल है वो सोलर पावर से रिलेटेड है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा पूरी देश दुनिया में छाया हुआ है और इस मामले में भारत ने भी कुछ प्रतिज्ञा किया है कि हम अब कोयला से हट करके अदर क्षेत्र की ओर जाएंगे जहां से हम ग्रीन एनर्जी का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोल के अलावा बहुत सारे सोर्सेस हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, तापीय ऊर्जा। ऐसी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में हम उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भारत को तुरंत फुरंत बिजली चाहिए रहती है, इतनी सारी आबादी का पेट भरने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। इसलिए जो सबसे बेस्ट साधन माना जाता है जिसके माध्यम से भारत में सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जा रही है वो है कोयले का साधन। लेकिन सरकार ने आज के समय में एक और स्कीम लॉन्च करी है जिसमें सरकार कह रही है कि अब हम घर घर में सोलर पैनल लगाएंगे। लेकिन सोलर पैनल लगाना हर किसी के बस के बात नहीं है। यदि आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसका जो खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा। भले ही सरकार कहती है कि हम कुछ सब्सिडी दे देंगे आपको, लेकिन फिर भी आपके पास में पैसा होना चाहिए, लाख रुपए होना चाहिए, तब जा कर के ये काम हो सकता है। इसके बाद सरकार कहती है कि हम लगा के दे रहे हैं, इसमें 300 यूनिट तक यदि आप बिजली जला रहे हैं तो आपको बिजली फ्री रहेगी। इसके ऊपर यदि आप जला रहे हैं तो उसमें आप सरकार आपसे चार्ज लेगी। इसके बाद सरकार ये भी बोलती है कि आपके घर में सोलर पैनल लगा रहे हैं हम, तो आप सोलर ये बिजली को बेच भी सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हम बेचेंगे कहाँ, कौन हमारे गांव आएगा लेने के लिए, दिक्कत ये यहाँ पर खड़ी हो जाती है। 250 शब्दों में जो हमें आंसर राइटिंग करना है तो उसके लिए जो क्वेश्चन आएगा मेंस में वो है, इंडिया सोलर इंडस्ट्री मस्ट ग्रो विथआउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। भारत को हम चाहते हैं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, भारत की इंडस्ट्री इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए। सरकार का जोर है कि अब हम जो है बाहर से सोलर पैनल ना खरीदें, विदेशों से हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ऐसा कहती है। तो जो नया वित्तीय वर्ष है, नया जो फाइनेंशियल ईयर है वो चालू हुआ है विथ द गवर्नमेंट फाइनली ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट ए पॉलिसी। सरकार एक ऐसी नीति लागू करने के साथ ऐसी नीति लागू करने जा रही है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े डेवलपर्स को, प्रोजेक्ट को अब इम्पोर्टेड पैनल पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहती है कि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर हैं वो बाहर से इम पैनल ना खरीदें, सरकार ये चाहती है। तो जो अप्रूव्ड मॉडल है एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं, रिक्वायरमेंट फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2019, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 2019 के कानून के हिसाब से। इनको रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायर मॉड्यूल मेकर टू सबमिट एन इंस्पेक्शन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। सरकार कह रही है कि अब आप जो है जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ है उनके इंस्पेक्शन को हमारे पास में सबमिट करिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास में चल रही है, बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो मॉड्यूल निर्माताओं को अपनी उत्पादन इकाइयों को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा निरीक्षण के लिए पेश करना अनिवार्य बना दिया है। अब कौन इसकी जांच पड़ताल करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी करेगा। Being on the list as an approved manufacturing facility certifies a company as legitimately manufacturing solar panel within its premises and not importing module।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, मान्यता प्राप्त उत्पादन इकाई के रूप में सूची में शामिल होने पर एक कंपनी को अपने परिसर के भीतर वैध रूप से सौर पैनलों का निर्माण करने और मॉड्यूल आयात नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के तौर पर सर्टिफाई किया जाएगा। इनको सरकार सर्टिफिकेशन देगी कि आप अपने यहाँ पर ही बना रहे हैं, आप दूसरे कंट्रीज से खरीद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब यदि सरकार ऐसा करती है, ठीक है, तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? इसका अहम फ़ायदा सरकार के प्रमुख सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली जो बिड्स हैं, तो जो एडवांटेज है इस एलिजिबिलिटी टू compete फॉर द गवर्नमेंट टेंडर फॉर इट्स फ्लैगशिप सोलर एनर्जी प्रोग्राम। सरकार बहुत सारे स्कीम चलाती है और इसके लिए सरकार बोली लगवाती है। तो अब क्या होगा, हमारी जो कंपनियां हैं इतनी सक्षम हो जाएंगी कि सरकार का ठेका वो ले सकें। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम लागू करी गई थी, तो इसका ठेका बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाएगा। तो इस मामले में कंपनी आत्मनिर्भर रहना चाहिए, इसलिए सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए, सरकार ऐसी कंपनियों की लिस्ट तैयार करने में लगी हुई है जिससे चाइना जैसे कंट्रीज़ के ऊपर हम जो रिलाई करते हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। लगभग ग्लोबल सप्लाई का 80% हिस्सा सोलर पैनल का चाइना भेजता है। टारगेट की बात करें तो इंडिया ने अपने एम्बिशियस प्लान, जिसको हम बोलते हैं कि 500 गीगावाट, लगभग 500 गीगावाट जो बिजली है हम सोलर मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करेंगे, ऐसी घोषणा करी गई थी और ये काम हम 2030 तक करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि लगभग 280 गीगावाट सोलर पावर से हमें प्राप्त होना चाहिए बाय दैट ईयर, और एटलीस्ट 40 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बीइंग एनुअली एडेड अंटिल 2030। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 40 गीगावाट की सौर क्षमता सालाना होना चाहिए, वो भी 2030 तक। लास्ट 5 ईयर की बात करें, देखिए हम 13 गीगावाट को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेंडेमिक का रीजन दी थी दिस ट्रिजेक्ट्री एंड द कंट्री वाज ऑन ट्रैक टू ऐड बिटवीन 25 गीगावाट से 40 गीगावाट एनुअली। और सरकार ने बोला था कि कोरोना से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो 25 से 40 गीगावाट सालाना उत्पादन में हम लग जाएंगे। लेकिन देखिए आज के समय में डिफ़िकल्टी हमको जा रही है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मैनी मोर पैनल एंड कंपोनेंट सेल्स दैट इंडियाज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैन सप्लाई। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है कि हमारे पास में पैनल होना चाहिए, हमारे पास में कंपोनेंट सेल होना चाहिए जो कि डोमेस्टिक कंट्री हमको सप्लाई कर सके। अभी रिसेंट ईयर की यदि हम बात करें तो सोलर इंडिया के सोलर इंस्टॉलेशन का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो इंपोर्ट के द्वारा पूरा हो रहा है। और इसी के चलते चलते जो हमारे डोमेस्टिक पैनल मैन्युफैक्चरर हैं ना, वो लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हु हैव टू पे द गवर्नमेंट टू बी सर्टिफाइड। सबसे पहले तो सरकार को पैसा दो एंड सेम टाइम लूजिंग आउट ऑन ऑर्डर टू चीपर चाइनीज़ पैनल। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि एक तो इधर भी पैसा दो, दूसरे नंबर में आज के समय ऐसा हो रहा है कि चाइना से जो सस्ता माल उनको मिल रहा है वो भी यहाँ पर अब प्रभावित होने वाला है। The yardstick of the success is when India meet its 2030 commitment while also ensuring that the solar power is affordable in to most Indian countries. देखिए 2030 का टारगेट केंद्र सरकार यदि पूरा कर भी लेती है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुझे बिजली कितने में अवेलेबल हो रही है। ऐसा ना हो कि कोयले से बनने वाली बिजली से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाए मुझे सोलर पावर, तो फिर 2030 का जो टारगेट हम रखे हैं वो हमारे कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं इनको इनकी जो क्वालिटी है इसकी जांच परख होना चाहिए।
और उनको मात्र देश की राष्ट्रवादी आधार पर लागत और गुणवत्ता से समझौता करने की इजाज़त नहीं देना है। भारतीय सोलर इंडस्ट्री को हमें आगे बढ़ाना है, हाई क्वालिटी वाले एक्सपोर्टर बनाना है। वहीं उसे ये भी नहीं भूलना है कि ये एक ऐसी सड़क है जिसमें चलना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए सोलर इंडस्ट्री को ये चीज़ सारी इंश्योर करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो कच्चा थीवू आइलैंड से रिलेटेड है। ये देखिए, भारत और श्रीलंका दोनों की समुद्री सीमा के बीच में यहाँ पर ये लोकेटेड है कच्चा थीवू आइलैंड। अब दोनों कंट्री यहाँ पर ये सोचते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कैसे ना कैसे करके इसको अपने कंट्रोल में ले लें। इसका एक रीज़न है मत्स्य पालन का अधिकार। दूसरे नंबर की बात, इसके ऊपर सोवरेनिटी का अधिकार किसका रहेगा, ये किसके अंडर में आएगा, श्रीलंका के अंडर में या फिर भारत के अंडर में आएगा। इसको लेकर के हमेशा से विवाद रहा है। तो इसकी हिस्ट्री को हम समझते हैं। कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में 285 एकड़ में फैला हुआ एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर लोकेटेड एक आइलैंड है, द्वीप है। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की सिरिमा आर डी भंडार नायके ने एक समझौता किया, जिससे कच्चा थीवू को श्रीलंका क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। कब की बात है ये? 1974 की। समझौते के हिसाब से देखा जाए तो इस क्षेत्र के स्वामित्व में काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिला। इस एग्रीमेंट के माध्यम से भारतीय कछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने, वहां पर अपने जाल सुखाने की अनुमति मिल गई थी। साथ ही साथ भारतीय तीर्थयात्रियों को द्वीप पर जो लोकेटेड कैथोलिक तीर्थ यात्रा होती है उसकी भी परमिशन दी गई थी। तो भले ही ये श्रीलंका के अंडर में है, लेकिन यहाँ पर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि कोई धार्मिक स्थल है तो यहाँ पर लोग जा सकते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरों ने ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के लिए कच्चा थीवू द्वीप का यूज़ किया है। हालांकि इस सुविधा को 1974 के समझौते में एक्सेप्ट किया गया था और फिर एक और एग्रीमेंट हुआ था 1976 का। लेकिन 1976 का जो एग्रीमेंट रहा था, इसमें बोला गया है कि दोनों देशों के लिए समुद्री सीमा और स्पेशल जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका एरिया कितना है, हमारा एरिया कितना है। साथ ही साथ दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरों पर इसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। दोनों देशों में से किसी की भी स्पष्ट अनुमति के बिना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई जाने नहीं पाएगा मछली पकड़ने के लिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये जो मुद्दा है ना, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया था और इसका असर कितना पड़ सकता है भारत और श्रीलंका के रिलेशन के बीच में, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको ये भी ध्यान देना है कि ये जो मुद्दा है ना, दोनों कंट्री की जो मित्रवत व्यवहार चल रहे हैं, ठीक है, दोनों देशों की जो फ्रेंडशिप है वो प्रभावित ना हो पाए हमारे बयानों से। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा थीवू का मुद्दा उठा करके चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की एक मुहिम चलाई थी, जिसका असर श्रीलंका के साथ संबंधों पर पड़ रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। मिस्टर मोदी ने 31 मार्च को ट्विटर पर बोला था, द न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस कोल्यूजली गेव अवे कच्चा थीवू। उन्होंने बोला था कि आप जाकर के कांग्रेस वालों से पूछो कि उन्होंने कच्चा थीवू को श्रीलंका को क्यों दे दिया, उसको वापस कौन लाएगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे। हालांकि देखा जाए, बीजेपी स्टेट लाइक other parties in Tamil Nadu has been talking about the island's retrieval. The situation get complicated when its national leadership too lends its voice.
छोटे मोटे राज्य तो अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं, यदि उसी में केंद्र सरकार भी उनके साथ में शामिल हो जाती है तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी अपनी आवाज़ उठाने लगा है, यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है। अब इस द्वीप को श्रीलंका के एक भाग के रूप में देखा जाना, कब से ये चीज़ चालू हुई है? कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट, इसके बाद द बीजेपी लीड एनडीए रिजीम टू हैज सीन द आइसोलेट एज ए पार्ट ऑफ श्रीलंका। न केवल कांग्रेस, साथ ही साथ में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए शासन ने भी इस द्वीप को श्रीलंका के हिस्से के रूप में अभी तक देखा है। 2022 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन दिया था राज्यसभा को, क्या बोला था कि कच्चा थीवू भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर लोकेटेड है। तो ये तो खुद बीजेपी वाले बोले हैं। आगे 2013 में यूपीए शासन ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ जवाब दिया था कि उन्होंने बोला कि जो रिट्राइवल है, पुनः प्राप्ति का क्वेश्चन उठता ही नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भी क्षेत्र श्रीलंका को हमने सौंपे नहीं है। इसमें यह भी बोला गया था, ये जो टापू है, ब्रिटिश भारत और सीलोन के बीच विवाद का मामला था और इसकी कोई सहमत सीमा भी नहीं थी। ये मामला 1974 और 76 के एग्रीमेंट के माध्यम से सुलझाया गया, जिससे लीडिंग टू द IMBL, जिससे IMBL एग्रीमेंट हुआ था। ए लिटिल आफ्टर मिस्टर मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद को संभालते हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय में विदेश मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा था कि कच्चा थीवू पर संप्रभुता एक सुलझा हुआ मामला है। ठीक है, तो कच्चा थीवू इज सेटल्ड मैटर बोल दिया गया। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हैज़ बीन द टेलिंग पार्लियामेंट दैट मैटर रिलेटिंग टू द आइसोलेट इज सब जुडाइस एज इट वाज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बोला जा रहा है कि ये जो मामला है कहाँ चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। अब लेकिन यहाँ पर विवाद का मुद्दा यही रहा है कि क्या जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस मामले को संवेदन पूर्वक संभाला था कि नहीं संभाला था। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एन RTI क्वेरी बाय बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई। तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक RTI क्वेरी के दस्तावेजों से पता चला है कि भारतीय नेतृत्व ने 1974 और 76 के समझौतों से पहले ये माना था कि इस क्षेत्र पर उसका कोई मजबूत मामला नहीं है, भले ही यह क्षेत्र की जमींदारी का हिस्सा रहा था। कब? 1803 से रामनाथपुरम के राजा के अंडर में यहाँ से जमींदारी वसूली जाती थी। लेकिन 1974 और 76 के पहले से भी देखें तो उतना ज़्यादा अधिकार यहाँ पर हमारा शुरू से ही नहीं रहा है, ऐसा एक हलफनामे में हमको पता चला है। अब सेक्रेटरी केवल सिंह एंड चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्रबल पहुँचाने वाली चीज़ ये है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, गोइंग बाय द मिनट्स ऑफ ए मीटिंग इन चेन्नई इन 1974 बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह एंड चीफ मिनिस्टर के करुणानिधि वर हिस्टोरिकल फैक्ट एडिंग श्रीलंका। और यहाँ पर थोड़ा सा ये पता चलता है कि भाई उस समय में जब एग्रीमेंट हुआ था तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए। तो सेक्रेटरी केवल सिंह और चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो आई है ज्ञानवापी मॉस्क में हिंदू लोगों ने दावा किया है कि ये जो मस्जिद है वो हिंदू मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, इसलिए यहाँ पर हमको भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है हिंदू वर्शिप को कि आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं ज्ञानवापी प्रेमाइसिस के अंदर में। ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसके अंदर में आप पूजा कर सकते हैं। यदि हम ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्ट्री की बात करें तो इसका निर्माण 1969 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ करके इसका निर्माण कराया।
साकिब खां की पुस्तक यासिर आलमगीरी में इस बात का भी उल्लेख है कि औरंगजेब ने 1969 में गवर्नर अबुल हसन को हुक्म देकर मंदिर तोड़वा दिया था। अब इसके बाद से देखा जाए 1991 से ही ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में चल रहा है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने वाराणसी के सिविल जज की कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था और बोला था कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा है और उस पर मस्जिद बनाई है, इसलिए ये जमीन उनको वापस लौटाई जानी चाहिए। इसके बाद एक और मुद्दा उठता है मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की डिमांड को लेकर के। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की ही एक अदालत में यह मुद्दा उठा था। देखिए, अब तो इसमें सुनवाई भी काफ़ी कुछ हो चुकी है और थोड़ा सा हिंदू लोगों के लिए खुशी वाली बात यह है कि कहीं कहीं पर बोला जा रहा है कि हिंदू धर्म के भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें एक कानून आ जाता है, वो है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का। ठीक है, 1991 का कानून कहता है कि देखिए 1947 15 अगस्त 1947 तक इसमें डेडलाइन रखी गई है कि उसके पहले जो चीज़ें बनाई गई हैं वो जो जैसी हैं वो वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा ये कानून आया था? क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे थे, हर जगह ये दावा होने लगा था कि यहाँ पर चर्च था, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद था, और यहीं से फिर दोनों धर्मों के बीच में फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता था। इसलिए सरकार ने बोला 1947 के पहले जो चीज़ें जैसी थीं वैसे ही रहेंगी, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें दो चीज़ आ जाती है, एक राम मंदिर का मामला और दूसरा आ जाता है ये वाली मस्जिद का मामला, जिसमें इन दोनों को अपवाद के तौर पर देखा गया है और इसमें सुनवाई चली है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है कैनाबीस के यूज़ को लेकर के। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम वर्ल्ड वाले पेज में देखने वाले हैं कि जर्मनी ने ग्रीन लाइट दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है कंट्रोवर्शियल कैनाबीस यूज़ को लेकर के। जर्मनी में कैनाबीस का जो मुद्दा है काफ़ी छाया रहा था, क्योंकि कंट्री बन गया है लार्जेस्ट यूरोपियन नेशन जिसने लीगलाइज कर दिया है रिक्रिएशनल पर्पस से आप कैनाबीस भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यहाँ की जो अपोजिशन पॉलिटिशियन पार्टी है वो इसका काफ़ी कड़ा विरोध कर रही थी, साथ ही साथ जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी काफ़ी विरोध किया है इस चीज़ का। फर्स्ट स्टेप के अंडर में देखा जाए अंतर्गत मच डिबेटेड न्यू लॉ एडल्ट्स ओवर 18, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है उनको अब अलाउ कर दिया है कि वो 25 ग्राम जो ड्राई कैनाबीस है, सूखा भांग है, उसको कैरी आउट कर सकते हैं एंड कल्टीवेट कर सकते हैं अप टू 3 मरीजुआना प्लांट एट होम। आप अपने घर में 3 भांग के पौधे लगा सकते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। द चेंजेस लीव जर्मनी विथ सम ऑफ द मोस्ट लिबरल कैनabis law in Europe, alongside Malta and Luxembourg, which legalized recreational rules in 2021 एंड 2023। कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे कि माल्टा है, लग्जमबर्ग है, जिन्होंने 2021 और 2023 में मनोरंजन के हिसाब से, शौक के हिसाब से बोला है कि भांग का इस्तेमाल आप लिमिटेड में कर सकते हैं। लेकिन वहीं नीदरलैंड की बात करें ना तो देखा जाए रिसेंट ईयर्स में इसने काफ़ी स्ट्रिक्टर अप्रोच अपनाई थी टू काउंटर कैनाबीस टूरिज़्म। कैनाबीस टूरिज़्म को रोकने के लिए काफ़ी कठोर नियम लाए गए थे लग्जमबर्ग के नीदरलैंड के द्वारा, ऐसा है यहाँ पर बताया जाता है।